आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं उसका टाइटल है ईरान, इजराइल और महंगाई। हम सभी जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में एक नया कॉन्फ्लिक्ट, एक नया टकराव शुरू हो गया है, जो कि इन दोनों देशों के बीच में पहला सीधा टकराव है। ऐतिहासिक तौर पर अपने प्रॉक्सीज को यूज़ करके ईरान और इजराइल के बीच में पहले विवाद हो चुके हैं, लेकिन आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से पहला टकराव है। दुनिया जो ऑलरेडी एक युद्ध देख रही है, झेल रही है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध, उसके बाद एक दूसरे युद्ध की संभावनाओं ने लगभग पूरी दुनिया में अस्थिरता का माहौल फैला दिया है। तो आइए समझते हैं कि ये युद्ध, ये टकराव जो कि इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है, जिसमें इंडिया कोई एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली किस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है या हो सकता है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज इस टॉपिक को। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि हुआ क्या। अक्टूबर 2023 में हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया और वहां बहुत सारे लोगों को मार दिया, लोगों को बंधक बना लिया, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने गाज़ा पट्टी के ऊपर हमला किया, गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर हमला किया और गाज़ा पट्टी को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया। जब ये सब कार्रवाई चल रही थी तो पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की तरफ से बहुत आवाज़ें उठ रही थी कि कोई भी देश हमास की सपोर्ट करने के लिए आगे नहीं आ रहा है, फिलिस्तीन को अकेले में छोड़ दिया है। इसी सब वाद विवाद के बीच में अचानक 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने सीरिया के अंदर जो ईरान की एम्बेसी थी उसके ऊपर हमला कर दिया। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस हमले में ईरान का एक बहुत ही प्रोमिनेंट आर्मी पर्सनैलिटी को भी मार गिराया गया। ये हमला ईरान के ऊपर सीधा हमला माना गया, क्योंकि किसी भी देश की कौंसलेट के ऊपर अगर हमला किया जाता है, एम्बेसी के ऊपर हमला किया जाता है, तो वो उस देश के ऊपर सीधा हमला माना जाता है। ऐसे में ईरान ने किसी भी स्वाभिमानी देश की तरह इसका बदला लेने की शपथ खाई और ईरान ने इसका जवाब देते हुए अप्रैल 2024 में ही इजराइल के ऊपर हमला किया। यह हमला हालांकि माना जाता है कि ईरान की तरफ से फुल पोटेंशियल अटैक नहीं था। जो ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया उससे ज़्यादा ये सीरियस अटैक हो सकता था। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा ये टोकन ऑफ रिटेलिएशन है, एक्चुअल रिटेलिएशन नहीं है। ईरान सिर्फ ये बताना चाहता है कि अगर आप हमारी अस्मिता पर हाथ डालेंगे तो हमारी तरफ से रिटेलिएशन निकल करके आएगा। तो बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ही बैलेंस रिस्पॉन्स बताया ईरान की तरफ से, लेकिन अब गेंद इजराइल के पाले में है। इजराइल ने एक वॉर रूम मीटिंग की और नेक्स्ट स्टेप के बारे में डिसाइड किया। पता नहीं कि अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो देखना और जानना है। लेकिन इस पूरे टकराव के चलते पेट्रोल के प्राइस में अचानक आग लग गई। पेट्रोल का प्राइस जो पिछले कई महीनों से $85 पर बैरल के आसपास घूम रहा था, वो अचानक से बढ़ के 91 यानी $91 तक चला गया। हालांकि 90 तक गिर के भी आया, लेकिन प्राइस में अब एक उछाल की संभावना तय है। ऐसा माना जा रहा है कि पेट्रोल आने वाले वक्त में यहाँ से और महंगा हो सकता है, जिसका कि पूरी दुनिया में एक कंसिक्वेंस देखा जाएगा। अभी इस मुद्दे को यहीं पर छोड़ते हैं और कुछ महीनों पहले चलते हैं। दिसंबर 2023 तक ऐसी बहुत सारी खबरें आने लगी थी कि यूएस में शायद इंटरेस्ट रेट 2024 से कम होना शुरू हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस में इकोनॉमी के अच्छे नंबर आ रहे थे, रोज़गार वहाँ पर काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था और सबसे बड़ी बात कि महंगाई जो है वो एक्सेप्टेंस लिमिट के अंदर आ गई थी। जितना यूएस गवर्नमेंट चाहती थी, फेडरल गवर्नमेंट चाहती थी, लगभग उतनी महंगाई ही वहाँ पर थी। तो ऐसे माना जाता था कि आने वाले समय में स्थिति और सुधरेगी और शायद 2024 से इंटरेस्ट रेट कट होने शुरू हो जाए। फेड ने भी ये इनडायरेक्ट संकेत दिए थे कि अब इंटरेस्ट रेट शायद और नहीं बढ़ेंगे और आने वाले वक्त में कम हो सकते हैं। तो दुनिया में कहीं ना कहीं एक सांत्वना थी कि शायद आने वाले कुछ महीनों या सालों में या 2024 के अंत तक स्थिति थोड़ी सी नर्म हो सकती है इकोनॉमिकली। लेकिन इस टकराव ने जो कि ईरान और इजराइल के बीच में हो रहा है, शायद इस पूरे गणित को बिगाड़ सकता है। वो किस तरह से? दुनिया के जो सबसे बड़े ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज हैं, जिनमें कि इंडिया, चाइना और अफ्रीका के बहुत सारे देश आते हैं, या वो सारे देश जो कि ऑयल की इंपोर्ट पर निर्भर करते हैं अपने देश की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ऐसे में अगर प्राइसेस और भागते हैं तो ये देश में महंगाई को बढ़ा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर के प्राइस $100 पर बैरल से ऊपर निकलता है तो देश के अंदर ये महंगाई को 0.6% और बढ़ा सकता है, यानी कि इन्फ्लेशन 0.6% बढ़ सकती है, या इसे इकोनॉमिक भाषा में कहें तो 60 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में हिंदुस्तान में महंगाई जो अभी भी इंडियन गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस लेवल के ऊपर ही चल रही है या अपर लेवल पर है, वहां से महंगाई का 0.6%
और बढ़ना ये सरकार की सहनशीलता की जो लिमिट है, एक महंगाई की सहनशीलता की, उसके पार जा सकता है। यानी कि हिंदुस्तान में इंटरेस्ट रेट कम होने की जो संभावनाएं हैं वो शायद ना दिखाई दें। और ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट सिर्फ हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर ही होगा। अगर तेल का पूरा बाजार गर्म होता है तो इससे दुनिया के और कई देशों में भी महंगाई बढ़ सकती है। तेल की महंगाई पूरी दुनिया में फिर से एक नई महंगाई की आग को भड़का सकती है। जो दुनिया पिछले कई सालों से महंगाई को झेल रही है और कोविड के बाद से स्थिति सामान्य नहीं होती दिख रही है, ऐसे में ये दो बड़े कॉन्फ्लिक्ट, रशिया और यूक्रेन का और ईरान और इजराइल का, ये किसी भी तरह से इस दुनिया के इकोनॉमिक हेल्थ के फेवर में नहीं है। तो अब इसके बाद क्या हो सकता है? देखिए, यहाँ से स्थिति ऐसी है हिंदुस्तान के लिए जो बहुत ही तलवार की धार पे चलने जैसी है। अगर फ्यूल के प्राइस बढ़ते हैं, अगर कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं, तो हिंदुस्तान में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, जिनमें इंडियन ऑयल है, HPCL है, BPCL है और तमाम कंपनियां हैं, इनके ऊपर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इनके या तो प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाएंगे या इन्हें नुकसान में ऑपरेट करना पड़ेगा। ऐसे में सरकार के पास एक ही रास्ता बचता है, वो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाना। अभी क्योंकि इलेक्शन चल रहे हैं तो मुझे लगता नहीं कि सरकार पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ाएंगी, लेकिन इलेक्शन के बाद जब पक्का बजट आएगा, पक्का बजट से मेरा तात्पर्य है कि जिस साल इलेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में उस साल 2 बजट आते हैं। एक इंटरिम बजट होता है जो कि इलेक्शन से पहले आता है फेब के मंथ में, और सरकार बनने के बाद फाइनल बजट आता है, जिसे साधारण भाषा में कच्चा बजट, इंटरिम बजट को कच्चा बजट और फाइनल बजट को पक्का बजट कहा जाता है। तो हिंदुस्तान में जब सरकार बनेगी जून के महीने में, उसके बाद जो बजट आएगा उसमें देखा जा सकता है कि सरकार शायद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए, और ऐसे में देश में महंगाई का एक नया दौर निकल करके सामने आ सकता है। पर यह सभी, जैसा मैंने कहा, इसी बात पर निर्भर करता है कि इजराइल और ईरान का टकराव कितना लंबा चलता है। तो यहां पर ये जो महंगाई है, ये इसका एक काउंटर रोल भी प्ले होगा। देखिए, अगर ईरान और इजराइल लंबे समय तक टकराव में रहते हैं और पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ती हैं और दुनिया के बहुत सारे देशों में महंगाई इससे ट्रिगर होती है, तो यही महंगाई एक रिवर्स रोल भी प्ले करेगी, जो कि इन दो देशों को समझौता करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मीडियम से, इनडायरेक्टली मीडियम कैसे कि रशिया या चाइना या US इन दो पार्टीज की तरफ से समझौता कराने की कोशिश करें, इनको एक्शन में लेकर के आएगी और एक कोशिश करेगी कि इस टकराव को जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। तो जहां पर ये टकराव महंगाई को जन्म दे सकता है, वहीं महंगाई भी एक वजह बन सकती है इसी टकराव को रोक देने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा, दुनिया अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो एक नए दौर की महंगाई को झेले। यूक्रेन की लड़ाई के बाद ऑलरेडी दुनिया में बहुत सारे देशों में फूड इंपोर्ट महंगा हो चुका है। यूक्रेन को फूड बास्केट कहा जाता था यूरोप का, ऐसे में फूड एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है। दुनिया के कई देशों में इस वजह से फूड इन्फ्लेशन आ गई है। ऐसे में एक ऑयल इन्फ्लेशन और फिर उसके बाद आने वाले जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का दौर किसी भी सूरत में दुनिया के लिए फेवरेबल नहीं है। तो ऐसे में यही आने वाली अनसर्टेनिटी जो है वो फोर्स करेगी दुनिया भर के बड़े प्लेयर्स को कि वो मीडिएट करें, मध्यस्थता करें और ईरान और इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कराया जाए। और जैसा मैंने कहा कि ईरान ने अभी तक जो भी एक्शन लिए हैं वो बहुत ही मॉडरेट लिए हैं। इसका एक सीधा इंडिकेशन ये है कि ईरान इस युद्ध को या इस टकराव को और लंबा नहीं खींचना चाहता। उन्होंने जो अटैक किया वो टोकन ऑफ रिटेलिएशन था। किसी भी स्वाभिमानी देश को ऐसा करना चाहिए कि जब उनके इलाके पर हमला किया जाए तो उन्हें रिटेलिएट करना चाहिए, लेकिन उन्होंने रिटेलिएशन ऐसा किया है जिससे कि इजराइल को नया बहाना ना मिले हमला करने का। लेकिन इजराइल है, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन कंक्लूड करते हुए हमने जो अभी तक डिस्कशन किया वो इस तरह से है कि ये टकराव पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ा रहा है और आगे बढ़ाता रहेगा। ऐसे में दुनिया में वो देश जो कि पेट्रोल को कंज्यूम करते हैं अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए, वहाँ पर महंगाई बढ़ सकती है। और अगर महंगाई बढ़ती है तो दुनिया में आगे सप्लाई चेन्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर भी फर्दर असर पड़ सकता है। ऐसे में ये महंगाई दुनिया में एक नया इंस्टेबिलिटी का दौर ला सकती है, और शायद इसी इंस्टेबिलिटी के दौर से बचने के लिए दुनिया के बड़े प्लेयर्स इस टकराव को जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। तो आइए देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं, ये कामना कर सकते हैं कि चीज़ें जल्दी से जल्दी सामान्य हों और दुनिया में जो एक ये एक्सपेक्टेड महंगाई का दौर है ये ना आए। पर अगर ऐसा होता है तो हमें अपनी फिंगर्स क्रॉस रखनी चाहिए कि चीज़ें कंट्रोल में रहें, कंट्रोल के बाहर कुछ ना जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में भी नई सरकार बनने वाली है। साथ में ये मानसून का भी दौर होगा। मानसून कैसा रहता है वो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है महंगाई में। हालांकि अभी तक जो पहला अनुमान आया है
उसमें कहा गया है कि सामान्य या उससे ऊपर ही मानसून रहेगा। ऐसे में हमको बहुत एहतियात करके चलने की ज़रूरत है और नज़र रखनी चाहिए इस टकराव के ऊपर कि ये आगे कैसे प्ले होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक लेके आएंगे डिस्कस करने के लिए। थैंक यू।